टेस्ट तो कीजिए नहीं था बस। हेलो, आवाज तो नहीं आ रही, तुम्हें नहीं आएगी, तुम बोल दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर कैसे हो? कायनात ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। हेलो जवेरिया, सबको मैसेज दो, सारे ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। सिर्फ 3 लोग ही ऑनलाइन हुए। जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाओ, सबसे कहो। आपको पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज जो हमने डिस्कस करना है। वालेकुम सलाम। कायनात, आप लोगों को मेरी वो मैसेज मिल गया था ना, प्रेजेंटेशन वाला, जो मैंने कहा था कि बुक से ही सब लोग तैयार करें, क्योंकि बुक से ही आप लोगों का जो है वो सिलेक्ट होना है सारा एग्ज़ाम। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बुक से ही तैयारी करो। एनीवे, आज हम लोगों ने आपको मैंने कहा था कि हम लोग कार्डियक यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो किसी ने रीड किया कार्डियक यूनिट? किसी ने भी रीड नहीं किया? गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब? मैंने आप लोगों से पूछा कि किसी ने कार्डियक यूनिट को रीड किया बुक से कि नहीं? इसका मतलब किसी ने भी रीड नहीं किया। एनीवे, आज हम लोग जो है वो कार्डियक यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें जो है कार्डियक यूनिट में सबसे पहले जो है ना हम लोग देखेंगे, ये हमारा भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है, गुड। और अच्छा, मैंने अक्सर देखा है दूसरों को भी लेक्चर लेते हुए कि ये जो लड़के हैं बहुत कम ऑनलाइन होते हैं। इसकी क्या वजह है? कार्डियक यूनिट में जो है सबसे पहले हम लोग जो है ना नॉर्मल सर्कुलेशन, उसको हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे दूँ। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। सबसे पहले नॉर्मल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एडल्ट की जो नॉर्मल सर्कुलेशन होती है उसमें जो है इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड है इन्फीरियर वेना केवा से बॉडी के लोअर एरिया से और सुपीरियर वेना केवा से बॉडी के अपर एरिया से ब्लड जो है वो आता है, ठीक है? इज इट राइट? तो ये ब्लड इकट्ठा होके राइट एट्रियम में आता है, ठीक है? और राइट एट्रियम से जो है ये ट्राइसिस्पिड वाल्व जो होती है वो इसको शिफ्ट करती है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है? राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जो है
ये मूव हो जाता है सर्कुलेटरी आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में। इज इट राइट? आप लोग सुन रहे हो ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई जवाब देगा मुझे? ओके, तो मैं बता रही थी आप लोगों को अडल्ट की नॉर्मल सर्कुलेशन जो है उसमें जो है सबसे पहले इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के वहाँ से ब्लड जो है राइट एट्रियम आता है। राइट एट्रियम से ट्राइक्युस्पिड वॉल जो है वो इसको शिफ्ट करती है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें शिफ्ट हो जाता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम जो है ये ब्लड को जो है लंग्स में लेकर जाती है। ठीक है, और लंग्स से जो है ये पल्मोनरी वेनस सिस्टम जो है वो वापस लेके आता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? एनीबॉडी? कोई बताएगा? निब्बा डायरेक्ट भी आती है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को मैं बता रही थी ये ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इस ब्लड को लेकर जाता है लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए, और ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाता है तो पल्मोनरी वेनस के थ्रू जो सर्कुलेटरी सिस्टम है पल्मोनरी वेनस का उसके थ्रू जो है ये बैक आता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है मिट्रल वॉल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो है एओर्टिक वॉल के जरिए एओर्टा में जाता है। ठीक है, और एओर्टा जो है एओर्टा इज द रिस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट द ब्लड होल द बॉडी, और ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एओर्टा की जो है फोर्थ पोर्शन है, एओर्टा के डिफरेंट पोर्शन के थ्रू जो है ब्लड ब्रेन को जाता है जो प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर एओर्टा के अदर पोर्शन के थ्रू जो है ब्लड बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर मूव करता है। ठीक है, फिर बॉडी के अंदर को मूव करता हुआ अगेन ये सर्कल कंप्लीट होता है, फिर इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद के थ्रू ये ब्लड जो है अगेन राइट एट्रियम में आता है। इज इट राइट? Are you understand, people? Please give me answer is necessary, then I can understand you people are understanding. If you people have any confusion, then this topic we will also discuss when you people will come in college. We will discuss and I will teach you people at the board. You know, this one is totally like guideline, like pathology topic, so I have to teach you people also at the board, so you people can understand and no need to again read of these topics. So then after this circulation, you know why I tell you people this circulation, you know, before fetal circulation you people must know the normal circulation. Then after that we will start fetal circulation. अब everyone has to be must
वो कहते हैं ना हर एक को जैसे मौत का जायका चखना है, तो हर एक को फिटस बन के फिर नॉर्मल कंडीशन में ज़रूर आना है इस दुनिया में, राइट। सो अब हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। डिस्क्राइब द नॉर्मल फिटस सर्कुलेशन एंड मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन इट प्लेसेंटा स्टेज एंड आफ्टर बर्थ। तो इसमें हम जो है वो उसके नॉर्मल फिटस सर्कुलेशन जो है उसको देखेंगे, और इस उसमें जो नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जो चेंजेस आती हैं हम उसको देखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फिटस के बारे में। फिटस होता क्या है? इट इज़ द टर्म यूज्ड टू रेफर टू अ प्रीनेटल मैमल बिटवीन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेट एंड इट्स बर्थ। मीन जब फर्स्ट स्पर्म एंटर होता है तो उससे जो एम्ब्रियोनिक बनना स्टार्ट होता है उससे लेकर बर्थ तक जो उसकी लाइफ होती है उसको हम फिटस बोलते हैं। इज इट राइट? ओके, देन प्लेसेंटा इसमें क्या करता है और प्लेसेंटा होता क्या है, आगे जाके हम इसका रोल भी पढ़ेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है? द ऑर्गन इन ह्यूमन मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल टू द fetus and for the elimination of CO2 and nitrogen waste out of the fetus। ओके, ये उन्होंने कहा कि ये ऑर्गन है, ठीक है, जो मदर की मदर जो है ये फिटस की जो सर्कुलेशन है ना बेसिकली ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन होती है, क्योंकि इसमें जो है लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, इसमें प्लेसेंटा को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो मदर की तरह एक रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई करने में बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। और जो उसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अडल्ट में उसको खारिज करना होता है, इसी तरह प्लेसेंटा का भी काम है कि वो CO2 को मिल के आउट करता है और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो आउट करता है। द अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा के साथ एक कॉर्ड लगी होती है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। किसी ने भी देखी है अम्बिलिकल कॉर्ड? Are you people there? मुझे किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। रेडी है? आप लोग कहीं ऑनलाइन हो के इधर उधर तो नहीं गायब हो गए? मुझे किसी का भी कोई आंसर नहीं आ रहा कि मैं समझूं कि आप लोग जो है वो मुझे सुन रहे हो। Okay, the umbilical cord, a flexible cord-like structure containing blood vessel and attaching a hormone to the placenta responsible for the supply and elimination of CO2 and protein। ये ज्वेरिया कायनात आप लोग सुन रहे हो तो मुझे प्लीज कम से कम आंसर तो करो। Okay, the umbilical cord, a flexible cord A flexible cord-like structure containing blood vessels and attaching the hormone of placenta responsible for the supplying and elimination of CO2 and water। ये फ्लेक्सिबल कॉर्ड होती है जिसके अंदर डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं अटैचिंग, और ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है
ब्लड को लेके आने में, फिटस को सप्लाई करने में और फिटस से प्लेसेंटा में वापस लाने के लिए। ओके, फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फिटल सर्कुलेशन बेसिकली होती है, फिटल सर्कुलेशन बेसिकली होती क्या है? द सर्कुलेशन oxygenated blood, deoxygenated blood, nutrient material, etc. The fetus is termed as fetal circulation. मेन ये ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिटस से लेके आना और उसको प्योरीफाई करना और उसको ऑक्सीजनेटेड करके उसको वापस रिटर्न करना फिटस की बॉडी की तरफ, ये है फिटल सर्कुलेशन। प्ले सेंट्रल रोल इन फिटल सर्कुलेशन। Plays central role in fetal circulation. The circulatory system of the mother is not directly connected to that of fetus. So the placenta function as the respiratory center for the fetus as well as a site of filtration for plasma nutrient temperature। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो है बेबी जो फिटस होता है, तो फिटस में जो है लंग्स काम नहीं करते, लंग्स जो है वो क्लैप्स होते हैं जब तक कि बेबी जो है ब्रीथ नहीं करता, और बेबी जो है जब तक फिटस होता है वो ब्रीथ नहीं करता, जब तक कुछ खा ईटिंग नहीं करता, बेबी ईट नहीं करता। सो दैट्स वाई लंग्स जो हैं ये क्लैप्स होते हैं, लंग्स काम नहीं करते। इसी वजह से तो जब फिटस जो वो बेबी जो है वो डिलीवर होता है, हम ट्राई करते हैं कि बेबी जितनी जल्दी हो सके बेबी जो है क्राई करे। हम बच्चे को मारते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कोई डिलीवर होते हुए बेबी के बच्चे को हम बार क्यों ज़ोर ज़ोर से उसको ट्राई करते हैं कि ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से कराए, क्योंकि जितनी ज़ोर से बच्चा क्राई करेगा उतना ही उसके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होंगे और उतनी ही अच्छी उसकी जो है वो सर्कुलेशन होगी और बच्चा जो है वो साइनोज नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे अक्सर कितने साइनोज हो जाते हैं फ़ौरन डिलीवरी के बाद, जो क्राई नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि लंग्स जो है वो फ़ौरन काम शुरू नहीं करते और हम कोड को जो है प्लेसेंटा से अलग कर देते हैं, ब्लड जो है प्रॉपर्ली जा नहीं रहा होता और पेशेंट जो है वो साइनोज हो जाता है और पेशेंट को जो है बेबी को जो है फ़ौरन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई ये जो है सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसी वजह से ही है ये, क्योंकि इसमें जो है वो लंग्स काम नहीं कर रहे थे और ये सारा काम मदर को करना पड़ता है, नहीं तो प्लेसेंटा को ये सारा काम करना पड़ता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मदर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड दैट ऑफ द fetus. So the placenta function as a respiratory center for the fetus as well as a site of filtration for plasma nutrient and wastes, जैसे मैं आप लोगों को ब्रीफ कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद है फिटल लंग्स। फिटल लंग्स का क्या फंक्शन है? ये पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस अफोर्ड टू ब्लड थ्रू लंग्स, क्योंकि ये रेजिस्ट इसको करनी पड़ती है। द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन फिटस बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनिंग ऑफ फिटल लंग, बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर द ब्लड इज डाइवर्टेड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू एओर्टा। ओके, कुछ समझ आई आप लोगों को?
जी थर्ड ईयर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो ना जो मैंने बताया आप लोगों को? अब लंग्स के ज़रिए लंग्स को मुझे कोई बताएगा कि लंग्स को जो है वो रेजिस्टेंस क्यों करनी पड़ती है? एनीबॉडी? ये देखो, pulmonary vascular resistance is the resistance offered to blood through lungs. The resistance is very high in fetus. ओके, आवाज आ रही है? अब बताओ, अब आवाज आ रही है? लंग्स को इस वजह से रेजिस्टेंस करनी पड़ती है क्योंकि लंग्स कोलैप्स होते हैं और लंग्स में बहुत ही थोड़ी सी मकदार जो होती है ना ब्लड की, जस्ट हम कह सकते हैं कि लंग्स को ज़िंदा रखने के लिए या एक मुर्दा चीज़ पड़ी हुई है उसको भी कभी कभार अगर पानी दे दें तो ताकि वो ज़िंदा रहे, ठीक है, ताकि वो जब टाइम आए उसकी यूज़ करने का तो वो प्रॉपर्ली काम कर सके, मीन के काम करने से वो चीज़ नकारा ना बन जाए। तो इसी वजह से लंग्स को भी जो है वो फिटस जो है वो ब्लड सेंड करता है, हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आल्सो लंग्स को ब्लड सेंड करने का और ये बहुत कम मिकदार में ब्लड जाता है जिसकी वजह से जो पल्मोनरी वेनस सिस्टम है उसको बहुत रेजिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये ब्लड जो है वहाँ से होकर लंग से होकर फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एओर्टा की तरफ जाता है। गुड, अगर आप लोगों को समझ आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी तो जब आप लोग आओगे तो मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों को टू द पॉइंट जो है चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझा दूंगी ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन नहीं है ना, कुछ चीज़ें जो हैं जो फेस टू फेस होती हैं तो बंदे को अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो डोंट वरी, हम इसको रिपीट भी कर लेंगे, ओके। रिमशा ने कहा, शुक्र है रिमशा ने जवाब दिया है। अच्छा, ब्लड वेसल्स इन फिटस। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये होते क्या हैं? द ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटल सर्कुलेशन, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिटल की सर्कुलेशन के लिए। और ये वेसल्स हम इस टाइम में फिटल की सर्कुलेशन में हम कौन से वेसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं? उसके अंदर है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन क्या होती है? अम्बिलिकल वेन जो होती है ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना ये कैरी करती है प्लेसेंटा से और ये फिटस तक लेके जाती है। हम कहते हैं कि ये लेफ्ट वेन जो है ये ब्लड को लेके गई प्लेसेंटा से फिटस की तरफ। हम लोग हमेशा जो है आप ये देखना कि जो कॉर्ड होती है ना उसके अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है। एक्चुअल में इसके अंदर वेन्स भी 2 होती हैं, राइट वेन और लेफ्ट वेन। अगर आप लोगों को कभी कोई पूछ ले कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वेन्स कितनी होती हैं, आर्टरीज कितनी होती हैं, तो आपने उसको ये आंसर देना है कि उसके अंदर वेन्स भी 2 होती हैं और आर्टरीज भी 2 होती हैं, लेकिन हम जो है अप्रोच करते हैं लेफ्ट वेन की तरफ। वाई? वो इस वजह से जो राइट वेन होती है वो जनरेट ही नहीं होती प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम उसको प्रेस्क्राइब नहीं करते, हम जो लेफ्ट वेन होती है उसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। सो जो वेन है ये कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द ग्रोइंग फिटस, ठीक है। ये ब्लड को कैरी करती है प्लेसेंटा से और फिटस तक लेके जाती है। इसका द ब्लड प्रेशर इनसाइड द अम्बिलिकल वेन इज अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg होता है, लेकिन जब ये फिटस जो है डिलीवर हो जाता है ना तो यही प्रेशर जो होता है ना अंदर यही 100% हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि उस वक्त प्रेशर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फिटनेस को, तो लिहाजा ये भी ये नॉर्मल है। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आप लोगों ने जहन में रखनी है। इस तरह की चीज़ें ही MCQs के लिए इस्तेमाल होती हैं कि ब्लड प्रेशर इनसाइड द अम्बिलिकल वेन कितना होता है, ठीक है। सॉरी, अम्बिलिकल आर्टरी। अब अम्बिलिकल आर्टरी क्या है? इट इज पेयर आर्टरी जो आप लोगों का अटेंडेंस शीट भी मिल गई है। उस दिन की भी आप लोगों की अटेंडेंस जो थी वो मैंने अभी लगानी है। बहरहाल हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है? अम्बिलिकल आर्टरी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 1 वेन 2 आर्टरीज होती हैं। और ये आर्टरीज क्या करती हैं? जैसे वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है प्लेसेंटा से बॉडी की तरफ, इसी तरह से आर्टरीज का ये पेयर होती है, 2 हम उसे पेयर बोलते हैं। आर्टरी इज फाउंड इन द pelvic and abdominal region of the fetus which extend into the umbilical cord, supplies deoxygenated blood from the fetus, the placenta. They surround the urinary bladder and then carry all the deoxygenated blood out of the fetus. समझ आई आप लोगों को? अगर किसी को समझ ना आई हो तो बताएं ताकि मैं उसे दोबारा बता दूं। बच्चों जैसे ही आप लोगों को किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो बोला ना, आप लोगों ने मुझे कह देना कि मैम हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। आई विल ट्राई ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और मुझे ये बताओ कि PPT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही राइट उसकी रीड करने में? अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेन जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है प्लेसेंटा से फिटस की तरफ, ठीक है। इसी तरह ये जो आर्टरीज होती हैं ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं फिटस से प्लेसेंटा की तरफ, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ होते हुए किडनी से होते हुए प्लेसेंटा की तरफ आती है, राइट। गुड, थैंक यू। आप लोगों को सही समझ आ रही है? ओके, अब आ गई बात शंट्स की। शंट के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है कि बेसिकली शंट्स क्या होता है? कोई बंदा बताएगा मुझे शंट क्या होता है? फायदा आप बताओगे मुझे शंट क्या होता है? फायदा, कायनात, एनीवन? अगर नहीं पता तब भी मुझे बताओ कि नहीं पता नहीं। ओके, इसका मतलब कोई नहीं बता रहा तो इसका मतलब कि नहीं पता। अच्छा, तो एक्सप्लेन करती हूँ। शंट जो होते हैं ना, शंट्स इन्वॉल्व फिटल सर्कुलेशन। शंट्स जो होते हैं ये बेसिकली फिटल में फायजा बता रही है मैम, आई थिंक आफ्टर जो है बर्थ ये रिजॉल्व हो जाते हैं। गुड, रिजॉल्व हो जाते हैं बर्थ के बाद। वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने पूछा था कि शंट्स होते हैं क्या। शंट्स होते हैं जैसे कोई हम कह दें कि पाथवे, कोई रास्ते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी रेल की पटरी देखी किसी ने?
रेलगाड़ी जिस पे चलती है रेल बट उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो रास्ते कहीं यकदम कहीं से चेंज हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, उसके अंदर पटरी चेंज हुई होती है, कभी किधर को कभी किधर को। बेसिकली शॉर्ट्स का मतलब भी यही है पाथवे, फिर वो आगे जाके इमीडिएटली जो है उसने अपना रास्ता चेंज करके किसी चीज़ को बाईपास करना है और फिर उसने आगे चलना है, ठीक है। तो हम इसमें जो है टोटल सर्कुलेशन के अंदर बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट शंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड मुहैया करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है ये तीनों शंट्स जो हैं ये डक्ट वेनोसिस है, डक्ट आर्टरियोसिस है और फोरामेन ओवम, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। डक्ट वेनोसिस जो है, द डक्ट वेनोसिस शंट द पोर्शन ऑफ लेफ्ट umbilical vein blood flow directly to the inferior vena cava, allow oxygenated blood from the placenta to bypass the liver. ओके, डक्ट वेनोसिस जो है बेसिकली ब्लड, मैंने आपको बताया प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेनस का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ब्लड को लेके जा रहा है इंफीरियर वेना की तरफ, ठीक है। अब ब्लड बिफोर इंफीरियर वेना केवा, वो ब्लड जो है वो लीवर को बाईपास करते हैं, ठीक है। अब लीवर को जब वो बाईपास करेगा तो वो ब्लड कौन सा होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि वो प्लेसेंटा से जा रहा है, ठीक है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जब वो लीवर को बाईपास करता है तो वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है, मीन के डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लीवर में पहले मौजूद होता है उसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है। ये फर्स्ट रेट है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये साथ साथ मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाते जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बारीकी की बातें हैं जो कि अक्सर बात बच्चों को समझ नहीं आती, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये ब्लड जाता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम की तरफ। अच्छा, वो महा बोल रही थी, अब वो चली गई है, अब ठीक हो गया। चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को कि ब्लड जो है प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, अम्बिलिकल वेन के जरिए इंफीरियर वेना केवा की तरफ जाता है। अब इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो वेन जो है वो ब्लड लेकर जा रही है, वो यकदम मैंने आपको कहा जैसे कि वो बाईपास करती है, तो वो बाईपास जब करती है तो वो डक्ट वेनोसिस में चेंज हो जाती है। वो डक्ट वेनोसिस जो है ये ब्लड को सप्लाई करते हुए इंफीरियर वेना केवा में ब्लड लेकर जाता है, ठीक है। अब इंफीरियर वेना केवा से वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो ब्लड जाएगा इंफीरियर वेना केवा, आपको मैंने बताया था ना नॉर्मल सर्कुलेशन में जैसे इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाता है। तो ये भी जो वेन जो है वो ब्लड लेकर जाती है राइट एट्रियम में, ठीक है। डक्ट वेनोसिस जो है ये ब्लड को लेकर जाती है, फिर बाईपास करती है, प्लेसेंटा ने ब्लड दिया अम्बिलिकल वेन को, अम्बिलिकल वेन को ब्लड लेकर गई बाईपास करते हुए लीवर को इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर गया राइट एट्रियम, ठीक है। अब डक्ट आर्टेरियोसिस के बाद also called duct vitali connect the pulmonary artery to the proximal descending aorta. It allows most of the blood from the right ventricle to bypass the fetus fluid-filled non-functioning lungs. ओके, अब इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें जो है राइट डक्ट आर्टेरियोसिस क्या है। इसमें जो है आगे जाके मज़ीद हम लोग तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो डक्ट आर्टेरियोसिस होती है ना, जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, बाईपास होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है
एओर्टा में जाता है। जैसे कि नॉर्मल सर्कुलेशन जब अडल्ट की जो होती है उससे भी लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, तो ये ब्लड जो है एओर्टा में जाता है। और एओर्टा जो होता है वो रिच ब्लड जो है वो ब्रेन को देता है सबसे पहले। लेकिन उसके साथ ही जो फिटनेस है, जो हार्ट है, वो आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव द सम ब्लड राइट वेंट्रिकल। उससे पहले तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया था ना। अब उसने कहा कि लेकिन जो रिचेस्ट ब्लड होता है ना वो सबसे पहले वो ब्रेन को देता है। ब्रेन से जब वो ब्लड चला जाता है उसके बाद कुछ अमाउंट जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जब वो अमाउंट गई तो वो ब्लड जो हार्ट जो है वो इजीली पंप करता है, और ये ब्लड जो है टू आर्टेरियल सर्कुलेटरी पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में डाइवर्ट हो जाता है, उसमें चला जाता है। मीन कि एक आर्टेरियोसिस जो होते हैं वो ब्लड को एओर्टा में ले जाते हैं। सेकेंडली जो है ये डक्ट आर्टेरियोसिस में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये डक्ट आर्टेरियोसिस जो होती है ना, ये ब्लड की कुछ अमाउंट लेकर लंग्स में जाती है। ठीक है, ताकि लंग्स को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चीज़ को पानी देने के लिए, और जो लंग्स हैं वो फ्लूइड फील्ड होते हैं, नॉन फंक्शनिंग होते हैं, इनके कोलैप्स पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ब्लड की अमाउंट जाती है। ठीक है, आगे फिर ये सिस्टम कैसे होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब थर्ड शंट जो है वो क्या है, ये फिटल की सर्कुलेशन है, जो कि आप लोग इससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। मीन के ये देखो, ये ओटा है, ओटा से ब्लड जो है ये ऊपर जाएगा। उसके बाद डक्टस आर्टियोसिस है, ये देखो ये डक्टस आर्टियोसिस जो है ये जा रही है, ये देखो डक्टस आर्टियोसिस ये लेके जा रही है ब्लड, ये है लंग्स की तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो है ये पल्मोनरी ट्रंक, ये सर्कुलेटरी सिस्टम एओर्टा के साथ अटैच है। ठीक है, और ये है डिसेंडिंग एओर्टा, जब वो ब्लड ऊपर से फिर वापस आ जाएगा, ये डिसेंडिंग एओर्टा जो है बॉडी के बाकी पार्ट्स को ये ब्लड जो है देगा। सेकेंडली मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां आप लोग मुझे कहो कि मैम यहाँ पे स्टॉप कर दें, अभी हम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ लेंगे। 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, फिर हम फास्टली चलेंगे। ठीक है, तो जहाँ आप लोगों को लगे कि ये इनफ है तो वहाँ मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं आज हम वो सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, और कल जो इसका फिटल का सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, तो उसके बाद ये देखो, ये जैसे मैंने बताया था आप लोगों को अम्बिलिकल वेन आई। अम्बिलिकल वेन जो है ये ब्लड को लेकर जा रही है, ये जो येलो निशान लगा है ये ब्लड को लेकर जा रही है, और लेकिन ये देखो ये जो है ये कर रही है, बाईपास कर रही है लीवर को। ठीक है, अब जो लीवर को बाईपास कर रही है उसको कहते हैं डक्ट स्टेनोसिस। अब यही डक्ट स्टेनोसिस जो है आगे जा रही है इंफीरियर वेना के लिए। ठीक है, इज इट राइट? ओके, उसके बाद ये इंफीरियर वेना केवा से ये डायरेक्ट जा रही है, ये देखो राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से फिर ये जाती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाती है ये हम आगे नेक्स्ट शंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। जो थर्ड वन शंट है उसे कहते हैं फोरामेन अवेल। फोरामेन अवेल क्या होता है, ये देखिए, ये इस तस्वीर में आप लोग देखें, ये फोरामेन अवेल है, ये सेप्टम कंडम के अंदर, यानी कि जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है इसकी, ये दोनों, ये देखो ये दीवारें जो हैं, ये वाली राइट साइड की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार, इसके अंदर जो एक होल होता है उसको कहते हैं फोरामेन अवेल, और ये आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। नॉर्मली 3 to 7 डेज के अंदर क्लोज हो जाता है, लेकिन जब ये क्लोज नहीं होता तो उस वक्त ही कंजेनिटल, और वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज होती हैं और वो क्यों होती हैं। तो वो सम पेशेंट्स जो होते हैं जब ये क्लोज नहीं होते प्रॉपरली, तो मोस्टली तो ये फोरामेन ओवेल की वजह से ही कंजेनिटल डिजीज जो है ना इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये फोरामेन ओवेल होता क्या है,
It is an opening in the intra-atrial septum. Intra-atrial septum, जैसे मैंने कहा, ये सेप्टम स्कंडम भी इसको बोलते हैं, और इसके साथ ही ये सेप्टम प्रीमियम भी होता है, ठीक है। तो ये है, इट इज एन ओपनिंग इन द इंट्रा-एट्रियल सेप्टम. It allow the blood to enter the left atrium from the right atrium. ओके, यानी कि ये जो होल है ना, ये अलाउ करता है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में जो है ब्लड आया राइट एट्रियम में, अब जो है ये आएगा ट्राइकिस्पिड वॉल, इसको अलाउ करेंगी, खुलेंगी वो ब्रीथ के साथ, तो वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो फोरामेन वेव है, हमारी जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो यूं स्ट्रेट होती है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। उसके बाद ये पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जाती है, फिर वो लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर वो जो है वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेकिन इसमें जो है राइट एट्रियम या राइट एट्रियम से जो है फोरामेन वेव जो है इसको अलाउ करता है ब्लड को टू सेंड द लेफ्ट एट्रियम. Is it right? Okay. समझ आया आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन इसमें फोरामेन वेव में? ओके, आगे अब आप लोग आप मुझे बताओ कि इसको हम लोग जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे स्टेप्स ऑफ फेटल सर्कुलेशन, या आज ही अंडरस्टैंड कर लोगे ये सारा? रिमशा जावेद, यस। क्या मतलब कि कर लें कि नहीं करें, ये बताओ मुझे। सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा? अरूज फातिमा ने क्या लिखा? अच्छा, फाजिला कह रही है कल में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है फिर कल मुझे आप लोग बताओगे कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। जो पिछला हम लोगों ने सारा पढ़ा है ना, अगर तो उसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को, तो ये स्टेप जो है आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, ठीक है। कल हम ये जो फेटल की जो सर्कुलेशन है और इसके बाद जो है ना, इसकी सर्कुलेशन के बाद जो आफ्टर बर्थ चेंजिंग आती है, हम वो भी इसके साथ ही कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है ना मुझे बताओ कौन कौन प्रेजेंट है, ताकि मैं बता दूँ। उससे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में मैं साथ साथ भी पूछती रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ ये और फर्स्ट लेक्चर है। वैसे तो हमने क्लिनिकल पे भी वार्ड में भी काफ़ी डिस्कशन करते रहते थे क्लिनिकल वर्क के बारे में, लेकिन ये क्योंकि ये प्रॉपरली लेक्चर है, तो मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ आई। अच्छा, अरूज खोखर है। अरूज खोखर अरूज फातिमा है। अटेंडेंस में तो मुझे सिर्फ जवेरिया, मिशेल, मारिया,
नुसरत, नेहा, मरियम, प्रस्तश, जिल्पा, जिल्पा, नेहा, नुसरत, आमना, अमारा, कुतुलैन, तैयबा, रिमशा, हेमन, हेमन राहत, नबीला रियाज, मरियम ताहिर, मीरा, मनीपा, और कौन है, अनीसा, जुवेरिया, उर्वा, एक है रूज फातिमा और एक है मीरा फरूज, जुवेरिया, मुबीन अली, ताहिर, सरा आप हुए हो ना? मनीजा कलाम, बस यही लोग हैं। उर्वा,
ओके बच्चों, रोल कॉल ले लिया आप लोगों की। हम लोग जो है अब नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप 5, 6। Okay, we will start tomorrow from here. आप लोगों ने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कार्डियक यूनिट का, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट प्रिपेयर करेंगे इसका। ओके, डियर क्लास, अल्लाह हाफिज़।